हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज की सेशन में अपन क्लास 10 देखेंगे। रिसेंट के एग्जाम के क्वेश्चंस की लाइक जैसे आरआरबी जेई, एएलपी ग्रेड 1 ग्रेड 3 इनकी क्वेश्चन कर रहे हैं। और इनकी क्वेश्चन करते हुए अपन क्लास किस में आ गए, 10 में आ गए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप सपोर्ट करिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ क्रम से आपको दे रखा है 192 और 32 है। यदि इनमें से एक संख्या दे रखी है तो दूसरी संख्या बताओ। देखो अपने पीवाईपी के एनटीपीसी के उसमें भी ये बहुत बार रिपीट हो रहा है, और जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुई उसमें भी रिपीट हो रहा है। तो मतलब जो एनटीपीसी 2025 में होगी तो उसमें भी काफी चांस है कि ये ऐसे क्वेश्चन जो इस टाइप के वाले क्वेश्चन रिपीट हो। तो इसको कैसे करते हैं, देखो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। जो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, संख्या n1 और संख्या n2। मतलब ये एक संख्या एक है, एक दूसरी संख्या कौन सी है, n2। तो एलसीएम कितना दे रखा है अपने क्वेश्चन में, 192, और एचसीएफ कितना दे रखा है 32। एक संख्या कौन सी है अपने पास 64, दूसरी संख्या कौन सी है n2 नहीं पता। तो यहां से देखो ये कितना टाइम चला जाएगा 32 से, 2 टाइम्स 32 से कितना चला जाएगा 2 से, और ये 2 से कितना टाइम चला जाएगा यहाँ से 96। तो यहाँ से जो n2 आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी 96। तो ये पूछा है दूसरी संख्या कौन सी आ जाएगी 96, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलो आप 2 पे है। जो कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2160 हो जाती है मतलब ये क्या दिया हुआ है अपन को, अमाउंट दिया हुआ है। उसी धनराशि पर उसी दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो आप प्रिंसिपल मान लो, अमाउंट दिया हो, रेट दिया हो, टाइम दिया हो, लेकिन आपको क्या नहीं दिया हो, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आप खुद से मान लो कितना है 100 है। अमाउंट क्वेश्चन में कितना गिवन है यहाँ से 2160। ये सुनो, अब मुझे ये बता दो, साधारण ब्याज की जो इफेक्टिव रेट होती है वो कितनी होती है, रेट इंटू टाइम। तो रेट कितनी है 20, टाइम कितना है 40, सॉरी कितना है 4 ईयर। तो यहाँ से जो इफेक्टिव रेट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 80%। कितनी आ जाएगी, मतलब जो 80% मिलेगा, जो प्रिंसिपल का जो 80% मिलेगा वही क्या मिलेगा, टोटल ब्याज मिलेगा। तो मुझे अमाउंट क्या हो जाएगा यहाँ से, इसके अकॉर्डिंग अमाउंट कितना हो जाएगा 100 प्लस 80। तो यहाँ से जो अमाउंट आ जाएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा 180। तो अमाउंट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 2160, लेकिन पूछा क्या है 2 वर्ष में साधारण ब्याज पूछा है। देखो अगर ये कितने इयर्स का ब्याज है 4 इयर्स का, तो 2 इयर्स का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 20 इंटू 2। 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40, मतलब आपको 40% की वैल्यू पूछी है। तो किसकी वैल्यू दी हुई है, देखो 2160 किसकी दी हुई है 180 की वैल्यू, क्योंकि ये भी अमाउंट है और ये भी क्या है अमाउंट। तो पूछे किसकी वैल्यू है आपको 40% की वैल्यू। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं, देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट करता हूँ, और 18 से अगर इसको कैंसिल आउट करता हूँ 18 और 12 से कितना जाएगा, 18 से कितना चला जाएगा 12 टाइम। तो कितना हो गया 12 चौके 48। तो 480 रुपए हो जाएंगे कितने ईयर्स के लिए, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 480, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलो देखो 3। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पर दिया हुआ है 0.641 और 41 पर क्या दिया हुआ है बार दिया हुआ है, प्लस 0.23 बार। देखो सबसे पहले जो पॉइंट से आगे लिखी हुई है संख्या लिख लो 641। किस पर बार नहीं लगा हुआ, 6 पर बार नहीं लगा हुआ, तो इसमें 6 माइनस कर दो, डिवाइड करो। देखो किस किस पर बार लगा हुआ है, दो संख्या पर लगा हुआ तो 2 बार 9 लिखो, एक पर बार नहीं लगा हुआ तो क्या कर दो 0। तो ये लिख दिया इसको। इसको कैसे लिखोगे, देखो सब पर बार लगा हुआ तो 23, और पॉइंट के आगे कोई भी संख्या नहीं है तो अपन 0 माइनस करेंगे तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने बार लगा हुआ है 2 पर, तो 2 बार 9 लिख दिया। जिस पर बार बार लगा हुआ है ना उसको तो आप 9 में कन्वर्ट कर दो, और जिस पर बार नहीं लगा हुआ उसको 0 में कन्वर्ट कर दो। अब इसको सोल्व करो। जो 641 में 6 माइनस करा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 635, और नीचे क्या चला जाएगा 990 चल रहा है। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 23/99। ये सुनो, यहाँ से एलसीएम देखो तो कितना जाएगा यहाँ से 990। देखो ये कितना चला जाएगा एक टाइम तो 635 हो जाएगा, तो ये कितना चला जाएगा 10 टाइम, तो 10 को 23 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 230। तो 635 और 230 कितना हो जाएगा अपने पास 865। कितना हो जाएगा 865, ये कितना हो जाएगा 00 999 0। अब देखो यहाँ पर 5 है यहाँ पर 0, मतलब ये क्या क्या होगा 5 से कटेगा, ये ऑप्शन तो दे ही नहीं रखा। अगर इसको मैं 5 से कैंसिल आउट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, देखो 5 एकम 5 और 5 35 और 3 173 हो जाएगा, और इसको 5 से कैंसिल आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा 198। तो जो ये ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको 173/198, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलो 4 पर। यदि किसी संख्या का 25% में 72 जोड़ा जाए तो परिणाम के रूप में समान संख्या प्राप्त होती है, मतलब वही संख्या प्राप्त होती है। उस संख्या को अपन को क्या निकालना है 60% निकालना है। तो सबसे पहले वो संख्या निकाल लेते हैं। देखो इसमें कोई ज्यादा अपन को ट्रिक व्रिक ज्यादा याद करेंगे तो अपन इतनी ज्यादा याद भी नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन बेसिक से हो सकता है, अपने इसको बेसिक से कर लिया। तो किसी संख्या मतलब किसी संख्या का 25% निकाला आपने, किसी संख्या का 25%, फिर क्या बोला उसमें 72 जोड़ दो, मैंने 72 जोड़ दिया। तो परिणाम आएगा इसका क्या आ जाएगा, वही संख्या ही आ जाएगी। बोला गया कि वह समान संख्या आ जाता है। तो यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे अपन, वह संख्या कौन सी होगी। तो कितना होगा देखो 25 चौको 100, तो उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा x,
और x माइनस फोर इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 72। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 4 एलसीएम लेंगे तो 4x माइनस थ्री एक्स x कितना हो जाएगा यहाँ से 3x/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 72। ये सुनो, इतना समझ में आया। अब देखो 3 से अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ इसको तो ये कितना हो जाएगा, देखो तीन तीन दूनी 6 और 3 चौक 12। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 × 4 कितना हो जाएगा यहाँ से, कितना हो जाएगा यहाँ से 24 × 4 कितना हो जाएगा 96। तो अक्स की जो वह संख्या निकाली वो कितनी निकाली अपने 96। लेकिन वो संख्या नहीं पूछता, कई बार पूछते थे वह संख्या कौन सी होगी, तो आप ऑप्शन में कौन सा होता 96, लेकिन वो बोला उस संख्या का अपन को निकालना 60%। तो इस संख्या का अपन 60% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 96 × 6 कितना होता है यहाँ से 576। और 576 में 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 57.6। कौन सा हो जाएगा वह संख्या का 60%, ऑप्शन नंबर बी 57.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अपन को x बराबर ये दे रखा है, y बराबर ये दे रखा है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। तो जो इसका स्क्वायर करते हैं सबसे पहले, क्योंकि अपन को x स्क्वायर चाहिए। अगर बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर भी मैं क्या कर दूंगा स्क्वायर कर दूंगा, ये सुनो। फिर देखो इसका भी स्क्वायर चाहिए तो बोथ साइड इधर भी मैं स्क्वायर कर दूंगा। तो ये चीज दिख रहा है आपको a प्लस बी, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये सुनो, माइनस वाले में क्या होता है वहां पर माइनस आ जाता है 2ab की जगह। देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये दो फॉर्मूले लग रहे हैं। देखो इसमें अगर मैं पहले वाले फॉर्मूले से माइनस करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो एक का स्क्वायर मतलब दो का स्क्वायर 4, √9 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस का प्लस का आ जाएगा 2√ab, मतलब 2 × 2 कितना हो गया 4 और 4√9 ये हो जाएगा। अब देखो आप लोगों को पता है कि ये दोनों सेम ही जाएगा, अंतर कहाँ आ जाएगा माइनस का आएगा बाकी सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसको मैं सोल्व करता हूँ 4 + 9 माइनस का 4√9, क्योंकि अंतर क्या आएगा माइनस का आएगा। अब देखो अगर इसको जोड़ते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दो और राइट हैंड साइड जोड़ दो। तो इसको जोड़ूंगा तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 + 9 और प्लस का 4√9, प्लस क्या हो जाएगा 4 + 9 और माइनस का 4√9। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और नोट 4 13 और नोट 4 13 और 13 + 13 कितना हो जाएगा यहाँ से 26। 13 + 13 कितना हो जाएगा यहाँ से 26। तो यही पूछा है इनका योग कितना हो जाएगा 26। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। यदि 3 भागीदार हैं जिनने इन्वेस्टमेंट किया कितना 3:9:8 के अनुपात में निवेश किया, वे अपनी पूंजी को क्रम से एक तो 10 महीने लगाता है, एक 1 महीने लगाता है, एक कितना लगाता है 4 महीने की निवेश करता है। तो उनका लाभ बताओ। तो जो प्रॉफिट होता है वो किस रेशियो में बढ़ता है, देखो क्वेश्चन वही होता है, जो ये कॉन्सेप्ट होता है वही लग रहा है, लेकिन इसको कैसे भी दे मान ले अपन को एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि प्रॉफिट किसके रेशियो में बढ़ता है। प्रॉफिट कैसे निकलता है, जितना अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितने टाइम के लिए करते हैं, तो वो किसका रेशियो आ जाता है प्रॉफिट का रेशियो आ जाता है। देखो 3 भागीदार है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना 3:9:8, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो दे रखा है, ये तो करता है 10 महीने, ये कितना करता है 10 महीने, ये करता है 1 महीने, ये कितना करता है 4 महीने। तो मुझे पता है जो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास जो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 10 × 3 कितना हो जाएगा मेरे पास 30, ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 8 × 32। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा 30, 9 और 32। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 30, 9, 32, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी इसी प्रकार से है लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखो सी के साथ एक व्यवसाय में और बी को क्रमशः मतलब ए का इन्वेस्टमेंट किया 50,000 और बी ने निवेश किया कितना 60,000, लेकिन सी का इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा, लेकिन एक रिलेशन दे रखा क्या क्या सी का लाभ है वो बी के लाभ का दुगना है। तो कुल लाभ अपन को इतना प्राप्त हुआ तो ए का लाभ बताओ। तो कैसे करेंगे, देखो पहले ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेते हैं। टाइम तो सबका समान, अगर ए का इन्वेस्टमेंट का जो दे रखा है इतना दे रखा है और बी का इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है, टाइम समान है, तो जो इनका प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा वो भी इसमें बढ़ जाएगा। किस रेशियो में बढ़ जाएगा 5:6 में बढ़ जाएगा। ठीक है, ए का प्रॉफिट कितना हो रहा है 5 और बी का प्रॉफिट कितना हो रहा है 6। फिर बोला है देखो सी का जो प्रॉफिट होगा, मतलब मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट ऑफ सी, ये किसके बराबर है बी के लाभ का दुगना। तो प्रॉफिट ऑफ बी उसका दुगना कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा सी का प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखो बी का प्रॉफिट मुझे पता है कितना 6, 6 × 2 करूंगा तो जो सी का प्रॉफिट आ जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा 12। तो देखो एक तो ए है, एक बी है, एक सी है, इनका प्रॉफिट का रेशियो जो जिसमें ए का तो प्रॉफिट कितना है 5 और बी का अपने पास 6 और सी का अपने निकालिए कितना 12। टोटल प्रॉफिट कितना देगा अपन को 23,000। तो रेशियो में टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देखो 6 5 11 प्लस 12 कितना हो जाएगा यहाँ से 23। तो रेशियो में टोटल प्रॉफिट कितना है 23 और 23 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 23,000। कितनी दे रखी है 23,000। तो देखो ये कितना गुना है यहाँ पर 1000 गुना, यहाँ से कितना गुना है 1000 गुना, क्योंकि 23 को 1000 से गुना करूंगा तभी तो कितना आएगा मेरे पास 23,000। तो ए का प्रॉफिट पूछा है तो ए का प्रॉफिट करने के लिए मैं क्या करूंगा एक को भी 1000 से गुना कर दूंगा तो ए का प्रॉफिट कितना आ जाएगा यहाँ से 5,000। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 पर 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक लड़का है ना, वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ता है, तो एक पूरा चक्कर लगाने में उसको कितना सेकंड लगेगा? देखो एक वर्गाकार होता है, वर्गाकार की जो साइड होती है चारों, वो क्या होती है? इक्वल होती है। अगर एक साइड अपन को 38 दे रखी है, तो ये भी क्या हो जाएगी? 38। तो ये भी कितनी हो जाएगी? 38। तो ये भी कितनी हो जाएगी? 38। वो ऐसे चक्कर लगाता है, इसके ऐसे चक्कर लगाता है, एक बार इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर ऐसे और ऐसे चक्कर लगाता है। तो आप लोगों को डिस्टेंस पता चल रहा होगा। तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या होगा? इसका पेरीमीटर होता। तो पेरीमीटर कितना होता है? 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू भुजा कितना हो जाएगा? 4 इंटू 38। तो यहाँ से 4 इंटू 38 करोगे तो यहाँ से जो डिस्टेंस निकल के आएगी आपके पास कितना आ जाएगी? 152 मीटर। ये सुनो, इतना समझ में आया? अब देखो यहाँ पर दे रखा है सेकंड में बताओ, लेकिन ये किस में दे रखा है? स्पीड। देखो यूनिट का ध्यान रखना, ये कितना दे रखा है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अगर इसको चेंज करता हूँ, स्पीड दे रखा है 6 और मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो किससे गुणा कर दूंगा मैं? 5/18 से। तो यहाँ से कितना हो गया? देखो 6×3 = 18। तो यहाँ से जो मीटर पर सेकंड आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 5/3 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। अब क्या पूछा? टाइम पूछा है। तो टाइम क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए? डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस पता है मुझे कितना है? 152। और स्पीड मेरे को पता है कितनी है? 5/3। तो 5/3 करूंगा, 3 ऊपर चला जाएगा। देखो इसको सोल्व कर लो। अगर इसको सोल्व करते हो तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 152 मल्टीप्लाई 3 करूंगा तो कितना हो गया? 456। और 456 में आज 5 का भाग दोगे तो कितना हो गया? देखो 5 9 45 होता है, तो 9 जाएगा एक। तो 9 वो एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। तो कितना हो गया? 91.2 सेकंड। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। 20% वार्षिक दर से 20,000 पर 20% वार्षिक दर से 20,000 पर 1.5 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज करना है। देखो इसको सोल्व कैसे करना है, ये देखो आप। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर रेट कितना दिया हुआ है? 20%। रेट कितना दिया हुआ है? 20%। टाइम कितना दिया हुआ है? 2/3/2 ईयर। 2/3/2 ईयर, इसको ही बोलते हैं 1.5 ईयर। ठीक है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल दे रखा है वो कितना दे रखा है? यहाँ से 20,000। ये सुनो, इतना समझ में आया? फिर टाइम की गणना जब हाफ ईयरली गणना करना हो तो क्या करेंगे? रेट को तो आधा कर दिया करो। रेट पहले 20% थी, इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? 10%। ये सुनो, टाइम को कर दिया करो दुगना। टाइम को कितना करोगे? दुगना। तो टाइम कितना हो जाएगा? 3 ईयर। और प्रिंसिपल है एज इट इज, कितना हो जाएगा? 20,000। अब देखो इसको निकाला करो ट्री मेथड से। ट्री मेथड क्या होता है एक बार अच्छे से समझो। देखो ए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, पहले तो ऐसे खींच लो। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, एंड कौन सा है? थर्ड ईयर, क्योंकि अपन को 3 ईयर्स के लिए काउंट करना है। ये सुनो, देखो 20,000 है प्रिंसिपल पर। 20,000 है प्रिंसिपल। अब इस पर आप 10 ईयर के लिए रेट लगाओगे तो जो ब्याज मिलेगा फर्स्ट ईयर में वो कितना मिल जाएगा आप लोगों को? 2,000 रुपये मिल जाएगा। ये समझ में आया? लेकिन जो सीआई क्या बोलता है कि आपको जो प्रिंसिपल तो ब्याज लगता ही लगता है, साथ में इससे पहले जितने ईयर पर ब्याज लगेगा उस पर भी ब्याज लगेगा। तो सेकेंड ईयर से पहले कितने ईयर पे ब्याज लग रहा है? 1 ईयर पे ब्याज लग रहा है। तो देखो प्रिंसिपल तो लगाओगे तो कितना मिलेगा? अपने पहले कैलकुलेट कर लिया कितना लग रहा है? 2,000। साथ में जो फर्स्ट ईयर पे ब्याज कितना लग रहा है? 2,000। तो इस पर भी आप 10% की दर से ब्याज लगा दो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1/10 करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 200। ठीक है, इतना ब्याज मिल गया। तो यहाँ पर इतना ब्याज मिल गया। अब थर्ड ईयर में क्या बोलेगा? तो थर्ड ईयर में प्रिंसिपल पर तो लगा ही लगा दो 10% दर से, कितना मिलेगा? 2,000। साथ में इससे पहले कौन कौन से ईयर है? फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। तो इन दोनों ईयर पर भी अपन को ब्याज लगाना है। तो सबसे पहले अपन 2,000 पर 10% की दर से ब्याज लगाएंगे तो कितना मिलेगा मुझे? 200। फिर इस सेकंड ईयर पर आता हूं तो इस 2,000 पे अगर मैं 10% की दर से ब्याज लगाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 200। फिर इस 200 पर भी मैं ब्याज लगाऊंगा 10% की दर से, तो मुझे कितना मिल जाएगा? यहाँ से 20। ठीक है, तो ये मिल जाएगा मुझे टोटल 3 ईयर्स का चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहां से अगर इसको ऐड करोगे, देखो 2,000 और 2,000, तो ये 2,000 यहां से कितना हो जाएगा? देखो टोटल 6,000। ठीक है, देखो यहाँ से 200, तो 200 3 टाइम, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 600। और यहाँ कितना हो जाएगा? 20। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 6,620। ये मिल रहा है अपन को टोटल सीआई। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। सपिया क्रय मूल्य पर अपनी हानि प्रतिशत गणना करती है 14 सही 2/7% के रूप में करती है। तो विक्रय मूल्य का और क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। किसका बताना है? सबसे पहले आपको सेलिंग प्राइस बताना है और किसका बताना है? कॉस्ट प्राइस का रेशियो। देखो ये फ्रैक्शन होती है 14 सही 2/7%। ये किसकी फ्रैक्शन होती है? आप लोगों को याद होनी चाहिए 1/7। तो मैं से बोलूं कि जो कोस्ट का जो कोस्ट पर हानि परसेंट होती है इतनी, मतलब ये हानि परसेंट दे रखी है, इतनी परसेंट की हानि होती है। तो ये अगर कोस्ट प्राइस कितना है? 7, उस पर 1 की हानि हो रही है, तो जो आपको सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 6। तो ऐसे पूछा है कि सेलिंग प्राइस, पहले पहले बोल रहा है सेलिंग प्राइस, तो आप लिखो सेलिंग प्राइस, फिर लिखो कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 6, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 7। इन दोनों का रेशियो पूछा है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 6:7, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। एक पाइप एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप उसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक समय में खोल दे तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो एक पाइप है ए, वो 6 घंटे लेता है। कितने घंटे लेता है? 6। और दूसरा पाइप है वो कितना टाइम लगता है? 8 घंटे लेता है।
तो यहाँ से अगर मुझे टोटल एफिशिएंसी बताओगे उसकी, टोटल उसकी कैपेसिटी बताओगे उस पाइप की, तो 8 और 6 का एलसीएम ले, कितना हो जाएगा यहाँ से 24। तो यहाँ से वो एक ही एफिशिएंसी भर जाएगी, वो कितना होगी 6 चौक 24, मतलब 1 घंटे में वो 4 यूनिट भर देता है। और 8 घंटे में ये कितने भरेगा? अगर 8 घंटे ये टोटल टाइम लगता है इसको, तो 24 जो यूनिट बनने में उसको कितना टाइम लगेगा? एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी 3। फिर बोला है दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, मतलब ए और प्लस बी, अगर ये दोनों भर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 7। अगर ये 7 की एफिशिएंसी भरते हैं, मतलब 1 घंटे में 7 यूनिट भर देते हैं, तो इतनी यूनिट बनने में कितना टाइम लगेगा? तो मैं 24 में किससे डिवाइड कर दूंगा? 7 से। तो कितना हो गया? देखो 7 21 3 हो जाएगा, तो 3 ऑप्शन एक में दिख रहा है, तो अपन इतना ही सोल्व करेंगे। कितना हो गया? 3.4। ऐसे आएगा 3.42 ऐसे चलेगा, तो यहाँ पर इसको अप्रोक्स कितना लिख सकते हैं अपने? 3.4 घंटे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है। यदि बोल रहा है कि 85 और 255 का लघुत्तम समावर्त ये दे रखा है, ये क्या अपन को दे रखा है? इन दोनों का एलसीएम। ये कितना दे रखा है? इन दोनों का एलसीएम। तो देखो आर का मान बताओ। तो सबसे पहले अपन को इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, 85 और 255 का। देखो 85 तो 85 लिख दो, 255 को क्या लिख सकते हो आप? 85 इंटू 3 लिख सकते हो ना। मतलब इन दोनों में क्या आ रहा है एलसीएम? तो मतलब यही तो आएगा, ये तो कॉमन हो जाएगा। 85 तो क्या आ जाएगा? एलसीएम। लेकिन जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा मेरे पास? 85 इंटू 3 कितना देगा मेरे पास यहाँ से? 255। तो देखो एलसीएम की वैल्यू दे रखी है ये 85 आर प्लस 255, और इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को? 255। कितनी दे रखी है? 255, क्योंकि ये भी एलसीएम है और ये भी क्या है? एलसीएम है। तो देखो यहां से देखो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो 85 आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। और आर को डिवाइड करेंगे 0 से, तो कितना आएगा अपने पास? 0। आर की वैल्यू पूछा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 पर। यदि किसी गोली की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो कैसे करेंगे। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब मुझे इसे बताओ, ये वैल्यू एंड ये वैल्यू, ये तो क्या है? कांस्टेंट है। ये वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस पर पड़ेगा? आर क्यूब पर। अगर त्रिज्या को 50% की वैल्यू बताओ कितनी होती है? 1/2। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अगर पहले वॉल्यूम 2 था, उसमें 1 की वृद्धि कर दिया तो कितना होगा? 3। तो पहले वॉल्यूम 2 था, अब वृद्धि कितनी कर दी? 3। तो ऐसे आर क्यूब हो रहा है, तो इसको 3 बार करो। यहाँ पर 2 से 3, 2 से 3। तो जो जो आयतन होगा, पहले कितना था? यहाँ पर 8, और यहाँ पर कितना हो गया? 27। तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी? यहाँ पर देखो, पहले तो कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पर? ऐसे बताओ, 19 की। कितने की वृद्धि हो रही है? 19। फिर किस किस पर हो रही है? 8 पर हो रही है। और परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे अपन? 100। देखो 4 से कितना हो जाएगा? 2 बार। 4 से कितना हो जाएगा? 25 टाइम। 25 इंटू 19 कितना होता है अपने पास? 475। और 475 में अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 237। 237.5%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। एक साइकिल चालक 4 मिनट और 10 सेकंड में 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। समान गति से 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा? तो देखो डिस्टेंस है अपने पास कितना? 2.5 किलोमीटर। कितना है? 2.5 किलोमीटर। अगर वो मैं निकाल रहा है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ कितना? 4 मिनट और 10 सेकंड। कितना दिया हुआ? 4 मिनट और 10 सेकंड। देखो अगर ये सेकंड है, इसको मिनट में कन्वर्ट करता हूं तो क्या करूंगा? देखो 4 मिनट तो हो जाएगा, और 10 में 60 से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? मिनट में आ जाएगा। 6 24 है, 25 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया? 25/6 मिनट हो जाएगा। 25/6। तो यहाँ से स्पीड कितनी आ जाएगी? 2.5, और इसमें भाग दे रहा हूँ 25, और ये हो जाएगा ऊपर 6 चला जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? देखो 10, और ये 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 3 6, 2 5 10। तो स्पीड की यूनिट क्या होगी? देखो किलोमीटर में है, और पर क्या है? मिनट में निकाला है, तो किलोमीटर पर मिनट में निकल के आ जाएगी। अब बोल रहा है कि समान गति से, मतलब इसी गति से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस, डिस्टेंस अपने पास कितना? 6 किलोमीटर है। और स्पीड कितना है अपने पास? 3/5 किलोमीटर है। कितना है? 3/5 किलोमीटर है। तो कितना समय लगेगा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस कितनी? इतनी। और 3/5 से करूंगा तो ऊपर चला जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ से टाइम कितना लगेगा? 5 दूनी 10 मिनट। कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। इतनी दूरी को तय करने में कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखो 15 पर। 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक दीवार को 10 दिन में बना सकती है। 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसी दीवार को 14 दिन में बना सकती है। तो एक महिला को अकेले उस दीवार को बनाने के लिए एक पुरुष की तुलना में कितने दिन अधिक लगेंगे? तो मुझे बताओ, जब और होता है तो अपन क्या करते हैं? बीच में प्लस करते हैं। देखो 8 मेल प्लस 12 महिलाएं एक काम को 10 दिन में करती है, मतलब ये टोटल हो गए दिन, और इतने दिन में करेंगे तो ये टोटल वर्क हो गया। ऐसे ही मैं बोलूँ कि अगर 6 मेल 8 महिलाएं इस काम को 14 दिन में करते हैं, तो ये भी टोटल काम समान है, ये भी टोटल काम समान है, तो दोनों बराबर कर देंगे, और मैन और जो वुमेन है इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। देखो 2 से कितना हो जाएगा? 5। 2 से कितना हो जाएगा? 7 टाइम। ठीक है, तो ये कितना हो गया? देखो 8 × 5 = 40 मेन हो जाएगा, और कितना हो गया? 12 × 5 = 60 में। ठीक है, इक्वल करो। देखो
6 सन्तु कितना हो जाएगा यहाँ से 42 मेन हो जाएगा, और 8 सत्ते कितना होता है 56 वुमेन। यहाँ से मेन की साइड देखो, मेन इधर जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 मेन हो जाएगा। और जो 60 जो उधर 60 में से 56 माइनस करूंगा तो वुमेन कितने बचेगी मेरे पास 4 वुमेन। देखो 2 से और कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से 2। तो मेन और जो वुमेन की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो कितना है 2:1। अगर जो वुमेन जो मेन तो 2 करता है मतलब, और वो वुमेन है वो मेन का आधा वर्क ही करती है, ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गया, ये क्या आ गया एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे ना अपन। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर 8 है, मेन की जगह मैं रखूंगा कितना 2, 2 प्लस वुमेन की जगह रखूंगा 1, मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 10। तो ये मेरे पास क्या आएगा टोटल वर्क। अब देखो मैं इससे निकाला हूं, अगर इससे निकालोगे तो तब भी क्या आएगा सेम ही आएगा, किसी से भी निकाल सकते हो। 8 हम 16, 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा 8, 8 16, 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा यहाँ से 28, और 28 इंटू 10 कितना हो जाएगा यहाँ से 280। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा अपने पास 280। ये सुनो, अब मुझे इसे बता दो, बोला एक महिला और क्या पूछ रहा है एक पुरुष की तुलना में कितना दिखे, तो एक मेन कितना लग रहा है, एक मेन की निकाले पहले, एक मेन यहां लिखता हूं मैं, एक मेन को कितना टाइम लग रहा है ये वर्क करने को, देखो 280, और एक मेन इसमें करते तो मेन की एफिशिएंसी कितना है यहाँ पर, मेन की एफिशिएंसी कितना मुझे इसे बता दो, 1 इंटू 2। तो अगर ये कितना दिन लगेगा यहाँ से इस वर्क को काम करता है तो एक मेन, तो यहाँ से लगता है 140 दिन लेता है। अगर एक वुमेन की बात करूं, एक वुमेन की बात करूं तो 280 में एक वुमेन का भाग दे देता हूं, तो एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ से 1 इंटू 1, तो यहाँ से कितना लगेगी ये 280 दिन लगेगी। तो देखो कितना दिन अधिक लग रहा है, तो वुमेन ले रही है 280 और मेन ले रहा है इतना, तो कितना अधिक ले रहा है 140 दिन अधिक लेगी। कितने दिन लेंगे 140 दिन। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। दो प्लम्बर है जिसमें अक्स और वाई को उनको नियोक्ता द्वारा प्रतिदिन कुल भुगतान कितना किया जाता है 660 रुपए का भुगतान किया जाता है। यदि अक्स और वाई को भुगतान की गई राशि का 120% किया जाता है तो वाई का प्रतिदिन कितना भुगतान किया जाएगा। देखो अक्स है एंड वाई है, इनको टोटल भुगतान किया जाता है 660 रुपए। फिर ऐसे बोला अक्स को वाई को भुगतान की गई राशि, मतलब जो अक्स को मिलेगा वो वाई को जो भुगतान की है उसका राशि का कितना है 120/100, मतलब 120% है। 100 वाई का 120% है, मतलब इसको ऐसे लिख दिया। तो यहां से अगर कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो गया, तो देखो 2 से 6 और 2 से कितना हो जाएगा 5। तो मुझे अक्स और वाई का रेशियो बता दो कितना हो जाएगा 6:5। देखो टोटल वैल्यू कितना है रियल में, दोनों का सम 660 रुपए, रेशियो में टोटल करूंगा तो कितना है 11। तो 660 वैल्यू किसकी है 11 की, और पूछा किसकी है अपन को वाई की, वाई की वैल्यू कितनी है 5। 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किसकी निकल जाएगी वाई का। तो 11 से 6 टाइम होगा, 6 से कितना हो जाएगा 300। तो जो वाई का भुगतान करेगा वो कितना हो जाएगा 300 रुपए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। एक नियमित बहुभुज में विकर्ण अपन को 35 दे रखा है, तब उसके अंतःकोणों का योग, मतलब इसमें विकर्ण वाला फॉर्मूला लगेगा और अंतःकोणों का योग, जिससे आपको दोनों फॉर्मूला यही इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। तो जो डायगोनल होता है बहुभुज का वो क्या होता है, क्या होता है n-3 डिवाइड बाई 2। देखो डायगोनल दे रखा अपन को 35, यहाँ से अपन एन की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो n-3 और क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो 70, कितना हो जाएगा 70, और अंदर गुणा कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा देखो n² और कितना हो जाएगा 3n। इतना समझ में आया। अगर इतना समझ में आ गया तो मुझे इसे बता दो n² में इसको, ये द्विघात समीकरण है तो इसको क्या लगूंगा मैं फैक्टर ले लूंगा। तो यहाँ से अगर फैक्टर करोगे तो मुझे बता दो कितना हो जाएगा 10 और 7 हो जाएगा, क्योंकि 10 इंटू 7 कितना होता है 70। तो यहाँ पर देखो माइनस का लेना है तो माइनस का 10n, और प्लस का ले लूंगा मैं कितना 7n, माइनस का 70 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से अगर n कॉमन लेते हो n-10 हो जाएगा, और प्लस का 7 हो जाएगा n-10 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्लियर हो रहा है, एक तो n बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और एक n बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 7। तो भुजा कभी भी क्या नहीं हो सकती माइनस का नहीं हो सकती, तो n बराबर क्या लेंगे अपन 10 लेंगे, n बराबर क्या लेंगे 10। तो अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अंतः कोणों का योग, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि n-2 मल्टीप्लाई करते हैं किससे 180 से, n की वैल्यू कितनी निकाली अपने 10-2 मल्टीप्लाई करेंगे किससे 180 से, तो 10-2 कितना होता है 8, मल्टीप्लाई कर दो 180 से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1440 डिग्री। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 पर इसका माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालना तो सीख ही गए होंगे। देखो सबसे पहले छोटी संख्या लिखो कौन सी है 11, फिर इससे बड़ी लिखो, मतलब छोटी से बड़ी थी असेंडिंग, मतलब इसमें करना है पहले सबसे छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी। तो यहाँ से देखो 11, फिर 15, फिर 15 के बाद कौन सी आएगा 16, 16 के बाद कौन सी आएगी 17, 17 के बाद कौन सी आएगा 19, 19 के बाद कौन सी आएगा 21, 21 के बाद में 21 के बाद कौन सा आएगा 33, 33 के बाद 51, और 51 के बाद कौन सा आएगा 71, 71 के बाद कौन सा आएगा, यहाँ से कौन से 71 के बाद 75। ये सुनो, अब मुझे इसे बता दो कि कितने टर्म है, n बराबर 10 टर्म है। 10 टर्म मतलब क्या है सम है, सम है तो माध्यिका कैसे निकालते हैं,
सम होती है तो माध्यिका कैसे निकालते हैं कि देखो n/2 टर्म को निकालते हैं, प्लस वन करते हैं, मतलब वनवा पद, ठीक है, प्लस वनवा, n/2 वा प्लस वनवा पद, ठीक है, मतलब इसमें जो पद निकल के आएगा उसमें एक जोड़ते हैं। कैसे? देखो फॉर्मूला रटो मत, जो सम आ रहा है उसमें दो का भाग दो, कौन सा पद लेना है आपको? तो पांचवा पद लेना, साथ में इसके अगला वाला पद लेना, छठवां पद लेना, और इन दोनों का जो पांचवा और छठवां पद आया ना, उन दोनों का एवरेज ले लो तो वही क्या निकल के आ जाएगी आप लोगों का? माध्यिका निकल के आएगी। पांच और छह का नहीं, पांचवा पद और छठवां पद। देखो यहाँ पे पांचवा पद कौन सा हो जाएगा? 19, और छठवां पद कौन सा हो जाएगा? 21। तो 19 और 21 का आप क्या ले लो? माध्य। तो यहाँ से देखो 19 और 21, यहाँ से कितना हो जाएगा आप लोगों को देखोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 40। 40 में 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा आप लोगों के पास? 20। तो माध्यिका कितनी आ जाएगी अपने पास? ऑप्शन नंबर ए 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। 5 फरवरी 2024 से 6 अप्रैल 2024 तक अवधि के लिए अपन को जो प्रिंसिपल दे रखा है वो 4000 दे रखा है। रेट दे रखी है अपन को 5.25% प्रतिवर्ष की दर से। साधारण ब्याज बताना है निकटतम पूर्णांक रुपए में। तो मुझे से बता दो, पहले टाइम निकाल लेते हैं। देखो 5 फरवरी दे रखा है और कब से ले रखा है? 2024 में, तो कहां तक ले रहा है? 6 अप्रैल, 6 अप्रैल 2024। अब मुझे एक वैसे ऐसे बताओ, 2024 होता है तो 2024 क्या होता है? एक लीप ईयर होता है, ये पता होना चाहिए। अगर लीप ईयर काउंट नहीं करोगे तो आपके इक्वेशन ये गलत हो जाएगा। अगर ये लीप ईयर होता है तो फरवरी कितनी की आएगी? 29 की आएगी, जिसमें 5 हो गए तो बच्चे कितने दिन? 24 दिन हो जाएंगे। फरवरी के बाद कौन सा आएगा? मार्च। मार्च में 31 डे होते हैं, ये सुनो। अब देखो अप्रैल में कौन से दिन ले रहे हैं अपन? 6 दिन, तो 6 दिन और ले लेंगे। तो यहाँ से टोटल एड करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 61 डेज। अगर ये डेज में, लेकिन अपन को ईयर में काउंट करना है तो 365 का भाग मत देना है। 365 तो तब होता है जब लीप ईयर नहीं होता। जब लीप ईयर होता तो एक और डे जुड़ जाता तो कितना हो जाता है? 366। तो 366 से डिवाइड करूंगा तो 61 × 6 कितना होता है? यहाँ से 366 होता है, तो 1/6 ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/6 ईयर हो जाएगा। अब तो कर ही लोगे। तो ऐसा ही का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8 और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ अपने पास? 4000। टाइम कितना दिया रखा है? 1/6। और रेट कितनी दे रखी है? 5.25। और डिवाइड में क्या रहता है? 100। तो ये पॉइंट हटाऊंगा 2, तो यहाँ से क्या लग जाएगा? नीचे डबल जीरो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सुनो। अब देखो 5 से कैंसिल आउट करोगे यहाँ से तो 5 से कितना होगा? 5 जीरो और 25, ठीक है। 5 से कितना हो जाएगा? 2 टाइम। 2 से कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 टाइम। और 2 से कितना हो जाएगा? 3 टाइम। तो आपको देना है 105 में 3 से डिवाइड, तो कितना होगा? देखो 3 × 9 और कितना होगा? 3×5 = 15। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा अपने पास? 35 रुपए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। देखो 250 और 450 के बीच में ऐसी संख्याओं का योग बताना है जिन्हें अपन 8, 12 और 18 से विभाजित किया जाता है। मतलब 250 देखना है, 250 और 450 के बीच में बोल रहा है, मतलब 250 भी नहीं लेनी और 450 भी नहीं लेनी, इन दोनों के बीच में जो संख्या आएगी वो देखना है, ठीक है। और शेष पर कोई नहीं बचता, ये बोल रहा है। तो देखो अगर इन दोनों से, इन सबसे विभाजित है, मतलब 18, 12 और 18 से विभाजित है, मतलब इन सबसे कॉमन निकाल लेते हैं, इनका एलसीएम निकाल लो, तो मतलब वो संख्या किससे होगी? 72 से विभाजित होगी। मतलब एलसीएम निकालोगे तो मतलब देखो 8 से विभाजित हो रहा है ना 72, 12 से विभाजित हो रहा है, 18 से विभाजित हो रहा है। मतलब अगर इन तीनों संख्या से विभाजित है, इन संख्या के बीच में, तो 72 से विभाजित होगी। तो मैं बोलूंगा 72 का कोई फैक्टर होगा, 72 का कोई गुणज होगा जो इन दोनों के बीच में आ रहा होगा। तो अगर आप देखोगे 72 × 3 करते हो, 72 × 3 करोगे तो यहाँ से कितना होगा? 216। तो इनके बीच में नहीं आ रहा, तो 72 × 4 करो। 72 × 4 करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 288। क्या इन दोनों के बीच में आ रहा है? हाँ, एक संख्या तो ये हो जाएगी। अगर आप 288 को 8, 12 और 18 से विभाजित करोगे तो कोई कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो 72 × 5 करो फिर, 72 × 5 करके देखो फिर लगातार, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 360। हाँ, ये भी संख्या भी बीच में आ रही। फिर 72 × 6 करके देखो, 72 × 6 करोगे तो अपने पास कितना आएगा? 432। हाँ, ये भी 450 और 250 के बीच में आ रही है। लेकिन अगर आप देखो 72 × 7 करते हो तो आपके पास आएगा 504। तो जो क्या हो जाएगा? 450 से बड़ा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं लेंगे अपन और ये ऑप्शन भी नहीं लेंगे। तो ये ऐसे तीन संख्याएं हैं जो इससे तीनों संख्या से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। तो क्या पूछा? इन संख्याओं का योग बताओ। तो इन संख्याओं का योग कर दो, 288 प्लस 360 प्लस कितना हो जाएगा? 432। तो अगर इनका योग करते हो तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा? 1080। ये पूछा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में देखो योग पूछ दिया, ऐसे पूछता कि इसमें कितनी संख्याएं हो जो इनसे विभाजित होगी, तो ऐसे बोलता 1, 2, 3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाता कि 3 संख्याएं हैं इन दोनों के बीच में कि 18, 12 और 18 से क्या होती है? विभाजित होती है। तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखो इसमें क्या बोला गया है कि यदि किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष में, ध्यान रखना ये क्या दिया हुआ है? दूसरे वर्ष में। टोटल ब्याज नहीं दिया हुआ, ये ओनली फॉर 2 इयर्स का ब्याज दिया हुआ, मतलब जो सेकंड ईयर का ब्याज है वो दिया हुआ है।
यदि ब्याज की दर अपन को है 15 प्रतिवर्ष की दर से, तो वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो वह राशि बताना है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो ना, तो सबसे पहले रेट देखो कितनी दी हुई है आपको, 15% दी हुई। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/20। तो अब आप देखो 20, जो बेस वैल्यू होता है वो देखो कितना टाइम दे रखा है, 2 ईयर्स। कितना टाइम दे रखा है, 2 ईयर्स। कितना भी टाइम दे रखा है यहाँ पर 2 ईयर्स दे रखा है। यहाँ की बात हो रही तो यहाँ पर 2 ईयर्स दे रखा है। तो जो प्रिंसिपल मानो ना, तो जो बेस वैल्यू दे रखा है, अगर 1 ईयर दे रखा है तो ऐसे कैसे रख लो, अगर 2 ईयर दे रखा है तो यहाँ पर 2 की पावर कर दो, अगर 3 ईयर दे रखा तो यहाँ पर क्या कर देते, क्यूब कर देते। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल माना आपने कितना मान लिया, 400 मान लिया। ये सुनो, देखो अब वही मेथड लगाएंगे फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। अगर फर्स्ट ईयर पर 3/20 की दर से ब्याज लग रहा है, तो टोटल ब्याज कितना लग जाएगा यहाँ से टोटल ब्याज कितना लग जाएगा, यहाँ से मुझे से बता दो। बताओ टोटल ब्याज कितना लग जाएगा, यहाँ से कितना लग जाएगा, 60 रुपए। 20 दिया 60। देखो सेकंड ईयर पे ब्याज तो 60 रुपए तो लगेगा ही लगेगा। 60 रुपए पर 3/20 की दर से ब्याज लगेगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 3 6 कितना लग जाएगा, 9। अब देखो ये 60 + 9, 60 + 9 कितना हो गया, 69। तो जो ये 69 है ना, ओनली फॉर सेकंड ईयर का ब्याज दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 3726, किसकी वैल्यू दी हुई है अपन को, 69 की वैल्यू दी हुई है। और किसकी पूछा है, राशि। तो आप 100 की वैल्यू मत निकाल देना। अब प्रिंसिपल क्या माना है आपने, 400, तो यहाँ पे किससे गुणा कर देंगे, 400। तो यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। देखो आप गुणनतर से इसमें डिवाइड करते हो तो यहाँ से कितना चला जाएगा, यहाँ से 54 टाइम। तो 54 से यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 216 और डबल जीरो लग जाएगा। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 21,600। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 में, एक लंबवर्तीय बेलन के शंकु का आधार की त्रिज्या, शंकु कैसा होता है, ऐसे होता है, बर्थडे केव के जैसे। तो शंकु की जो आधार की त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 21 मीटर। देखो यह पूछा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है अपन को कितना मीटर स्क्वायर। अब आयतन बताना है, तो आयतन के लिए क्या होता है, 1/3 एच चाहिए। क्या चाहिए अपन को, एच चाहिए। लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर एल होता है ना। क्या होता है, पाई आर एल। अब देखो सोचो आपके पास आर है लेकिन एल नहीं है, क्योंकि एल से अपन क्या निकालेंगे, एच निकालेंगे। तो पहले एल निकाल लेते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, यहाँ से 1914 दे रखा है। पाई का मान कितना है, 22/7। आर कितना दे रखा है, 21। और एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 7 21 हो जाएगा। 22 से अगर इसको कैंसिल आउट करते हो तो ये कितना हो जाएगा, 87। 22 से अगर कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, 87। फिर 3 से कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 29। एल बराबर कितना हो जाएगा, 29। एक तो आपको लोगों को अगर ट्रिपलेट याद हो 21 और 29, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 20। क्योंकि ये तीनों ट्रिपलेट में होता है। अगर हाइपोटेनस 29 है तो जो शेष दो साइड होगी वो कितनी होगी, 21 और 20। बाकी इसको करेंगे कैसे, क्योंकि एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 29 का स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है, 21 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देखो 29 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास, 841। 841 में इधर माइनस करूंगा, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। 441 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर। देखो 841 में 441 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 400 एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से भी 20। अगर ट्रिपलेट याद होते तो अच्छा होता। अगर आप जिसको याद नहीं था पहले तो अब याद कर लो, 21 20 और 29 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। अब वॉल्यूम बता दो मुझे कितना होता है, वॉल्यूम क्या होता है शंकु का, शंकु का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो 1/3 ऐसे कैसे रख दो, पाई पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी, आर स्क्वायर 21, 21 इंटू 21। और एच कितनी निकाली अपने, कितना निकाल लिया, 20। तो 7 21 हो गया देखो। और 3 से मैंने 3 कैंसिल आउट कर दिया। तो 22 इंटू 21 कितना होता है अपने पास, 462 इंटू 20। 462 इंटू 2 कितना होता है अपने पास, 924। कितना होता है, 924 और एक जीरो लगा दूंगा। तो कितना हो गया, 9240। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। देखो ये अच्छा भी क्वेश्चन है कि 6 अंकों, एक 6 अंकों की संख्या है जो 91 से विभाजित है। तो मान लो आप संख्या वो कौन है, 6 अंकों की संख्या ये है। ठीक है, ये कौन सी है, 6 अंकों की संख्या है, 6 डिजिट की नंबर है ये। ठीक है, एन मान लिया अपन क्या है, 6 डिजिट का नंबर है। यदि इस संख्या में 143 जोड़े तो वह संख्या आप किससे विभाजित हो जाएगी। तो मुझे ऐसे बता दो, अगर वो संख्या जैसे मैं बोलूंगी 6 है, इसमें आप 2 से डिवाइड करते हो, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये 2 का ही कोई फैक्टर होगा, कि आप 2 का ही, ये किसी के जो 6 है वो 2 का ही क्या रहा होगा फैक्टर, क्योंकि एक ही जगह मैं क्या रखूं कि 6 जाए तो मैं 3 रखूं। तो यहाँ पर मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर एन को 91 से डिवाइड करते हैं तो जो ये संख्या है 6 अंकों की, वो 91 का ही कोई फैक्टर रहा होगा। तभी तो इसमें पूरी पूरी बार क्या जाए, चला जाएगा, डिवाइड चला जाएगा। जैसे मैंने ये फॉर एग्जाम्पल छोटे एग्जाम्पल समझाए। तो ये एन बराबर क्या लिख सकते हैं अपने, 91 इंटू के। मतलब 91 को अपन ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो नंबर आ जाएगा। ये सुनो, अब बोल रहा है इस संख्या में अगर अपन 143 से डिवाइड करें, ऐसे बोला है इस संख्या में अगर 143 जोड़े तो अब ये संख्या किस में विभाजित हो जाएगी। देखो एन की जगह अपन क्या रख सकते हैं, 91 के। तो 91 के प्लस 143। मुझे से बता दो
वो संख्या देखो इससे भी कटनी चाहिए, जो आप डिवाइड करेंगे वो संख्या इससे भी कटनी चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन देखो, इक्यानवे क्या लिख सकते हो आप, इक्यानवे कैसे लिखोगे, 7 × 13, क्योंकि 13 7 91 होता है। और जो 143 है उसको क्या लिखोगे, 11 × 13। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 13। मतलब ये संख्या जो 13 है, अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करूंगा तो ये संख्या इसको भी डिवाइड करेगी और इसको भी डिवाइड करेगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। देखो राम और रमेश की आयु का योग, तो राम मान लो x मान लो, और जो रमेश है वो कितना मान लो यहाँ से y, जो रमेश कितना मान लो y। तो इन दोनों का आयु का योग कितना दे रखा अपन को, 48। तो 4 वर्ष पहले, अगर 4 वर्ष पहले करता हूं तो देखो x-4, और ये कितना हो जाएगा रमेश, 4 वर्ष पहले y-4 कितना हो जाएगा, y-4। फिर बोला है 4 वर्ष पहले राम की आयु ना रमेश की आयु तो 3 गुना थी, ये 3 गुना थी। अगर इसको 3 गुना कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से देखो x-4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3y माइनस कितना हो गया, 4 3 12। तो देखो इसके अगर मैं इसको एक इक्वेशन बनाता हूँ तो यहाँ से कितना बन जाएगा, देखो x माइनस का 3y, और देखो 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा 8। ये सुनो, देखो अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 4y, और यहाँ से कितना हो जाएगा 56, कितना हो जाएगा 56। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 14, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। लेकिन वर्तमान एज पूछता तो 14 आ जाता, लेकिन वो लोग 5 वर्ष बाद, तो इसमें 5 वर्ष बाद की जो एज हो जाएगी, 5 वर्ष के बाद एज हो जाएगी, तो जो वर्तमान एज है उसमें 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा 19 वर्ष। कौन सा हो जाएगा 19 ईयर्स। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। देखो यदि पाइप आर भरे हुए टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है, लेकिन दो पाइप है पी एंड क्यू, क्रम से 15 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। राम अनजाने में तीनों नलों को एक साथ खोल देता है और 2 घंटे के बाद पता चला कि शाम को यह पता चला कि वो पाइप आर को बंद कर देता है, कि भाई वो नल है जो खाली कर रहा है वो भी खुला हुआ है। तो शाम क्या कर देता है, वो आर को बंद कर देता है। अब किस गलती के कारण कितना अधिक समय लगेगा। तो सबसे पहले मुझे बता दो, एक तो पाइप है आर, वो 30 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ये सुनो। दूसरा पाइप कौन है पी, वो 15 घंटे में भर रहा है। और जो तीसरा पाइप है क्यू, वो कितना घंटे में भर रहा है, 10 घंटे में भर रहा है। तो टोटल यूनिट कितनी होगी यहाँ से 30, क्योंकि एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से ये कितना खाली करेगा 1 घंटे में, एक, ये कितना भरेगा 15 दूनी 30, तो ये कितना हो गया 10 × 30। अगर बोला है कि ये पहले 2 घंटे के लिए अगर ये तीनों रहते हैं खुले, आर भी रहता है, पी भी रहता है, क्यू भी रहता है, तो टंकी कितनी भरेगी, 3 2 5, 5 - 1 कितना भरेगी 4। तो ये 2 घंटे में देखो टाइम तो कितना, एफिशिएंसी कितना है 4, एफिशिएंसी टू टाइम क्या होता है वर्क, तो 4 × 2 मतलब 8 यूनिट भर चुके होंगे। 2 घंटे में कितने यूनिट भर चुके होंगे 8। तो शेष यूनिट बता दो कितने भरेगी, तो 30 में से 8 माइनस करूंगा तो कितना हो गया 22 यूनिट, 22 यूनिट बचा हुआ है। अब देखो 2 घंटे बाद में आर को बंद कर दिया जाता, मतलब इसका कोई काम नहीं है। अब भरेगा कौन, पी एंड क्यू। अब कौन भरेगा, पी एंड क्यू। तो 22 में मैं भाग देता हूं 5 से, तो ये हो जाएगा। देखो टोटल टाइम बता दो यहाँ से, अगर ये खुला रहता है तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, देखो 2 घंटे तो ये लग रहा है, और 22/5 जो टाइम ये लग रहा है, तो 5 दूनी 10, कितना हो गया 5 दूनी 10, और 22 कितना हो जाएगा 32/5। अगर इसको सोल्व करते हो देखो 5 × 6 = 30, कितना हो जाएगा 5 × 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, 5 × 30 और 2/5, ये तो हावर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मिनट हो जाएगा। तो अगर देखो ये सेकंड हो जाएगा, तो 2/5 में इसको कन्वर्ट करोगे मिनट में, तो इसको 60 से गुना कर दूंगा तो ये कितना होगा, देखो 12 × 24, 12 हो जाएगा, 12 मतलब 6 घंटे और 24 मिनट। इसको कन्वर्ट कर लेना, 6 घंटे और 24 मिनट लग रहा है। किसके कारण, जब आर खोल देते हैं अपन 2 घंटे के लिए। लेकिन मैं मुझे से बताओ कि कितना अधिक लगेगा गलती का, अगर गलती नहीं करते, तो मुझे से बताओ कैसे करते, पी और क्यू तो करते, क्योंकि उसको जो ओपन कर रहा है उसको क्यों खोलते। जब गलती नहीं करते, गलती के कारण तो ये आर खुला हुआ, अगर गलती नहीं करते तो 30 को कौन बढ़ते, ओनली फॉर पी एन क्यों बढ़ता। यहाँ से इनको टाइम कितना लगता, 6 घंटे लगता। देखो रियल में जो गलती नहीं करते तो 6 घंटे लगता, तो गलती के कारण कितना लग रहा है यहाँ पे 6 घंटे और 24 मिनट, कितना लग रहा है 6 घंटे और 24 मिनट। तो एक्स्ट्रा कितना लग रहा है 6 घंटे, तो यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है यहाँ पर ओनली फॉर 24 मिनट। देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था और बाकी इजी था। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। पहली 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, n+1/2। तो पहली n बराबर कितना है अपने पास 10, 10 + 1 करेंगे प्लस 2 करेंगे तो 11/2 कितना होता है अपने पास 5.5। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। देखो ऐसे इजी क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 27। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, दो मान लो कि दो समांतर लाइन है और उनको एक प्रकार प्रतिच्छेद करती है, जो एंगल 1 और 2 का जो अंतःकोण क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल, ये एक मान लो, ये क्या दे रखा है 2,
तो इसमें एंगल 1 5 दे रखा है, तो मुझे पता आप लोगों को बताया है कि जो अंतः कोणों का योग होता है, मान लो कि ये अक्ष है और ये वाई, इन दोनों का सम कितना होता है? ऑलवेज 180 डिग्री। अगर मुझे इसे बता दो ये 65 डिग्री है, तो ये एंगल 65 डिग्री है, तो मुझे ये बता दो कितना होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। जिसमें एंगल 1 का मान 65 डिग्री दे रखा है, एंगल 2 का मान निकालना है, तो 180 में से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 65 डिग्री, तो यहां से करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 115 डिग्री। एंगल 2 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? 115 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग है, तो 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बना लो। ये बना लिया मैंने, 7 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग। इसके परितः है, परितः एक वर्त है, तो इसके वर्त है, तो इसमें चारों तरफ एक वर्त खींचता हूं यहाँ पर। ठीक है, यहां से एक वर्त आएगा, ऐसे वर्त आएगा, ऐसे सर्कल आएगा। ठीक है, तो बोलो वर्त की परिधि, परिधि के लिए अपने को रेडियस चाहिए। तो रेडियस क्या हो जाएगी? देखो एक सेंटर से यहाँ पर अगर इसका डायगोनल खींचता हूँ, इससे जो वर्ग है इसका डायगोनल खींचता हूँ, वही क्या हो जाएगा? वर्त का व्यास हो जाएगा। तो देखो वर्ग का जो विकिरण होता है, वर्ग का विकिरण होता है, डायगोनल होता है, वो क्या होता है? रूट टू इंटू ए। तो ए कितनी है यहाँ पर? जो वर्ग की 7 है, तो 7 रूट 2। ये क्या हो जाएगा? वर्ग का विकिरण। तो वर्ग का विकिरण ही क्या होता है? वो व्यास के बराबर होता है। व्यास क्या होता है? 2r। व्यास क्या होता है? 2r। तो परिधि कितनी हो जाएगी यहाँ पर? परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। और 2r की वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू हो जाएगी 7 रूट 2। तो देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा? 22/2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो त्रिज्या का दुगुना क्या होता है? व्यास होता है। तो मैंने त्रिज्या का दुगुना क्या लिख दिया है यहाँ पर? व्यास। तो यहाँ पर जो 2 इंटू आर क्या होता है? व्यास ही तो होता है। पाई की वैल्यू निकाली, आर क्या होती है? तो यहाँ पर आर निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर जो 2r की वैल्यू मैंने डायरेक्ट निकाली है, क्या होता है? डायगोनल के बराबर है। क्यों? क्योंकि देखो ये डायगोनल है वर्ग का, ये क्या है? वर्ग का डायगोनल है, और ये क्या है? व्यास है, तो ये देखो इसके बराबर कर दिया। तो अब ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो तीन क्रमागत सम संख्या है, तो तीन क्रमागत संख्या सम लेगो तो मतलब 2 के मल्टीपल में होगी। तो एक तो 2n मान लिया, एक इससे अगली वाले बोलोगे तो कितना होगी? 2n+2। और एक कौन सी हो जाएगी? 2n+4। ये क्रमागत हो गई। अब इनका गुणनफल किससे विभाजित होगा? हमेशा सबसे बड़ी संख्या बतानी है, क्योंकि इनका गुणनफल करो, ये ऐसे कर दोगे 2n+2, और क्या हो जाएगा? 2n+4। देखो ये 2n ऐसे कैसे रहने दो, इसमें 2 कॉमन लगे तो क्या हो जाएगा? n+1। ये इसमें अगर 2 कॉमन लगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? n+2। तो ये 2 4 एंड 8, ये कितना हो जाएगा? 8n। ये कितना हो जाएगा? n+1। ये कितना हो जाएगा? n+2। तो एक चीज तो आप लोगों को डिवाइड पता लग रहा है कि एक तो संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए? 8 से विभाजित होगी, क्योंकि 8 के मल्टीपल में हो रहा है। ठीक है, अगर ये n+2 है तो ये क्या है? सम है। तो सम किससे? जैसे मैं बोलूंगी 64 है, ये क्या है? सम है, तो ये किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या है, जैसे 108 है, 188 है, 108 है, इसकी कौन सी संख्या है? ये सम है। सम किससे होती है? 2 से डिवाइड होती है। किससे सम किससे डिवाइड होती है? 2 से। तो ये किससे होगी? 2 से भी डिवाइड होगी। देखो मुझे से बता दो, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, ये क्रमागत सम संख्या है ना, तो ये देखो इसमें 2 से विभाजित है। अब मुझे बोला जैसे 6 है, ये किससे विभाजित है? 3 से डिवाइड है। अगर अपन तीन क्रमागत सम संख्या लेते हैं, तो याद रखना, अगर तीन क्रमागत सम संख्या लेते हैं तो उनमें एक किस संख्या से विभाजित होती है? 3 से विभाजित होती है। जैसे मैंने लेके देख लिया, कौन सी होगी? जैसे इससे आगे ले लो 6, 6 की अगली वाली कौन सी होगी? 8, 8 की अगली वाली कौन सी होगी? 10। देखो इन संख्या तीनों में क्रमागत में एक 3 से विभाजित होगी। जैसे मैं बोलूंगी 8 ले लो, 10 ले लो और 12 ले लो, तो ये भी तीन क्रमागत सम संख्या है। देखो 12 में भी क्या आ रहा है? 3 से विभाजित होगी। तो कोई भी तीन क्रमागत संख्या लोगे ना, वो उसमें एक संख्या और कौन सी आएगी? 3 से विभाजित होगी। देखो एक तो 8 से हो रही है, एक 2 से हो रही है, एक 3 से हो रही है। तो सबसे बड़ी संख्या बताना है कि अपन को प्राकृत संख्या कौन सी होगी। देखो 8 से विभाजित भी हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है, तो ऐसे कौन सी संख्या है जो सबसे बड़ी हो जाएगी? 8 से 24, 24 8 और 16, 16 से कितना होगी? 48। तो वो 48 से विभाजित, मतलब इन तीनों से विभाजित हो रही है, मतलब वो 48 से भी क्या होगी? विभाजित होगी। तो सबसे बड़ी पूछा था, कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर डी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला कि दो पूरक कोणों के माप के अंतर, तो एक पूरक कोण अक्स मान लो और अंतर 18 है, तो बोलूं दूसरा कितना होगा? 18 अधिक होगा, तभी तो इनमें क्या होगा? अंतर 18 का होगा। तो पूरक कोण क्या होता है? मान लो कि दो पूरक कोण है, तो पूरक कोण में योग कितना होता है? ऑलवेज 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो इन दोनों का सम करोगे, x प्लस 18, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा यहाँ से? 90 डिग्री। तो 2x, और 90 में से 18 माइनस करेगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास? 72। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 36 डिग्री। यही पूछा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आज की वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स कीजिए, एंड अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।